हाँ भाई, तो लास्ट टाइम पे ना अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था भैया, ताप वाला ना, टेम्परेचर वाला, रेखीय प्रसार गुणांक पढ़ लिया है ना। उसके अलावा अपने आयतन क्षेत्रफल प्रसार गुणांक पढ़ लिया, आयतन प्रसार गुणांक पढ़ लिया, ये सब चीज़ें अपनी हो गई थी है ना। हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो ऊष्माधारिता। हेडिंग लिखनी है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता, थर्मल कैपेसिटी। ऊष्माधारिता लिखो, किसी दिए गए पदार्थ को गर्म करने के लिए, किसी दिए गए पदार्थ को गर्म करने के लिए, गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, लिख रहे हो ना भाई, किसी दिए गए पदार्थ को गर्म करने के लिए, गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा पदार्थ के द्रव्यमान स्मॉल m, पदार्थ के द्रव्यमान स्मॉल m, कॉमा ताप में परिवर्तन डेल्टा t, ताप में परिवर्तन डेल्टा t। बेटा कन्फ्यूज मत होना, स्मॉल t भी लिख सकते हो कैपिटल t से, वैसे कैपिटल T से ताप को लिखना ज़्यादा सुटेबल है, समझ गए। तो द्रव्यमान स्मॉल m, परिवर्तन, ताप में परिवर्तन डेल्टा t, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। हो गया, लाइन चेंज करके लिखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। लिखो किसी पदार्थ को दी गई, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा, किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके ताप में, जो उसके ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए, जो उसके ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए अवशोषित, अवशोषित, अवशोषित या बहिष्कृत, अवशोषित या बहिष्कृत की जाती है, बहिष्कृत की जाती है, उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है, उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। हो गया। हाँ भैया सुनो, देखो किसी भी, कोई भी पदार्थ है, कोई वस्तु है, ठीक है, उसको अगर गर्म करना है तो सबके लिए अलग अलग हीट चाहिए पड़ती है। जैसे देखो घर में एग्जांपल बताएं, आपने देखा होगा 2 तरह की कढ़ाई आती हैं जिनमें खाना बनाते हो, एक तो स्टील वाली होती है, समझ रहे हो ना, और नहीं, एक एल्यूमिनियम वाली होती है, एक तो लोहे वाली होती है ना। एल्यूमिनियम वाली जो अपनी कढ़ाई आती है वो पतली रहती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, कम ऊष्मा में ही उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। और लोहे वाले में क्या होता है, उसको गर्म होने के लिए टाइम चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 डिग्री से उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, लोहे वाले को हीट जाना चाहिए और उसके लिए हीट
कम चाहिए। तो ऊष्माधारता यही चीज़ होती है, किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो तुम्हें ऊष्मा देनी पड़ जाए उसे अपन ऊष्माधारता कहते हैं। या फिर उल्टा भी हो सकता, मान लो चीज़ गर्म है, 50 डिग्री सी पे है, तो 50 से 49 तक आने के लिए टेम्परेचर कम हो रहा। कैसे कम होगा? वो अपनी हीट को बाहर रिलीज़ करेगा, बाहर अपनी बहिष्कृत करेगा। तो कितनी बहिष्कृत कर दे एनर्जी कि वो 50 डिग्री सी से 49 डिग्री सी पे आ जाए। नहीं समझे? तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो 1 डिग्री सी कम करना है, उसके लिए कितनी ऊष्मा फेंकनी बाहर, और अगर बढ़ाना है टेम्परेचर तो हमें कितनी हीट और चाहिए। आ रही बात समझ? 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या 1 डिग्री सी टेम्परेचर घटाने के लिए जो ऊष्मा या तो ली जाए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और बहिष्कृत करने, मतलब अगर कम करना है तो फिर बहिष्कृत की जाए। समझ गए ना बात को? अगर हमें टेम्परेचर कम करना है तो अपनी एनर्जी को बाहर देना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्माधारता। और पदार्थ की प्रकृति पे, उसके द्रव्यमान पे, और देखो काय पे, तापांतर पे निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भैया उतना ही ज़्यादा हीट चाहिए फिर। नहीं समझे? वही हम कह रहे हैं ना, पतली होती ना एल्यूमिनियम वाली, उसका वेट कम होता, द्रव्यमान कम है। द्रव्यमान कम है तो 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कम हीट चाहिए। लोहे वाले का द्रव्यमान ज़्यादा होता तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसमें हीट ज़्यादा चाहिए। समझ आ गई बात कि नहीं? तो इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? ऊष्माधारिता। 1 डिग्री सी टेम्परेचर या तो घटाना है या फिर 1 डिग्री सी टेम्परेचर घटाना है। तो लिखो नीचे, यदि पदार्थ के ताप में 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 कैपिटल टी से यदि पदार्थ के ताप में कैपिटल टी से टी प्लस डेल्टा टी, टी से टी प्लस डेल्टा टी परिवर्तन करने के लिए, टी से टी प्लस डेल्टा टी करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डेल्टा क्यू हो, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डेल्टा क्यू हो, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा डेल्टा क्यू हो, तो ऊष्माधारिता S बराबर में डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा टी। लिखो भाई, S बराबर में डेल्टा क्यू बटे में डेल्टा टी। हो गया भाई? हो गया। तो इधर क्या था? पूरा संपूर्ण द्रव्यमान था। संपूर्ण द्रव्यमान का जितने किलो की भी बॉडी हो, चाहे वो हल्के द्रव्यमान की हो या ज़्यादा द्रव्यमान की हो, पूरी बॉडी का टेम्परेचर हम 1 डिग्री से बढ़ा रहे, उसके लिए कितनी एनर्जी तुम बाहर निकाल रहे या कितनी एनर्जी अंदर ले रहे तुम। समझ गए ना? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एनर्जी लोगे, टेम्परेचर डाउन करने के लिए एनर्जी बाहर निकालोगे। ठीक है। तो ऊर्जा में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा ना, तो जो है ऊष्मा में परिवर्तन डेल्टा क्यू का, और टेम्परेचर तुम्हारा हो गया टी से टी प्लस में डेल्टा टी, माइनस भी हो सकता है। तुम तो परिवर्तन बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने टेम्परेचर का परिवर्तन है डेल्टा टी का। ऊपर लिखो ऊष्मा में परिवर्तन, नीचे लिखो ताप में परिवर्तन। इन्हीं दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? ऊष्माधारता। यहाँ से परिभाषा दे सकते हो आप कि ऊष्मा में परिवर्तन और बटे में ताप में परिवर्तन। समझ गए? के अनुपात को हम क्या कहते हैं? ऊष्माधारता S। समझ आ गई बात? ठीक है। लिखो नीचे, इसका मात्रक जूल प्रति डिग्री सी। देख लो ना भाई, ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है तो ये तो जूल में होगी, और टेम्परेचर होता है डिग्री सी में। इस तरह से डिग्री बनाकर ऊपर बिंदी लगा के, जूल प्रति डिग्री सी या जूल प्रति केल्विन, के फॉर केल्विन, जूल प्रति केल्विन होता है, जूल प्रति केल्विन होता है।
जूल प्रति केल्विन होता है। लिख गया ना भाई। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, ऊष्मा धारिता में पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना, जितना द्रव्यमान है पूरे का 50 किलो की है तो 50 किलो का पूरा द्रव्यमान बढ़ाने या घटाने। समझ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी परिभाषा लिखने को ज़्यादा आती है। लिखो विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट। इसका मात्रक लिख लिया, जूल प्रति डिग्री सी या जूल प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा, उसमें लिखो, जब हम किसी वस्तु के पदार्थ को गर्म करते हैं, जब हम किसी वस्तु के पदार्थ को गर्म करते हैं, जब हम किसी वस्तु के पदार्थ को गर्म करते हैं, तो पदार्थ का ताप बढ़ जाता है। तो पदार्थ का ताप बढ़ जाता है। पदार्थ का ताप बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है। देखा गया है कि पदार्थ को गर्म करने के लिए, पदार्थ को गर्म करने के लिए, पदार्थ को गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा, गर्म करने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा, दी गई ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान और ताप में वृद्धि, वस्तु के द्रव्यमान और ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है। वस्तु के द्रव्यमान और ताप में वृद्धि के समानुपाती होती है। ठीक है, लाइन चेंज करो, ब्लू से लिखना हो। ठीक है, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान के किसी पदार्थ द्वारा, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान के किसी पदार्थ द्वारा, यदि स्मॉल एम द्रव्यमान के किसी पदार्थ द्वारा डेल्टा टी ताप परिवर्तन करने के लिए, डेल्टा टी कैपिटल टी बनाना, ताप परिवर्तन करने के लिए डेल्टा टी ताप परिवर्तन करने के लिए, ताप परिवर्तन करने के लिए डेल्टा क्यू, कैपिटल क्यू लिखना, डेल्टा क्यू ऊष्मा की मात्रा, डेल्टा क्यू कैपिटल क्यू बनाना, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा पदार्थ द्वारा अवशोषित या बहिष्कृत की जाती है। पदार्थ द्वारा अवशोषित या बहिष्कृत की जाती है। अवशोषित या बहिष्कृत की जाती है तो अवशोषित या बहिष्कृत की जाती है तो इधर से लिखो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल्टा टी।
नोट करो। लिख गया? तो देखो भाई, अब यह आपको समझाया कि किसी बॉडी को अगर गर्म करना है, हीट करना है, तो हीट करने के लिए जो ऊष्मा हमें रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है, उस ऊष्मा को हम लिख रहे हैं डेल्टा क्यू। भैया कितनी ऊष्मा चाहिए कि वो टेम्परेचर उसका बढ़ जाए, समझ गए ना? तो वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक द्रव्यमान पे कि कितने किलो की है वो, जितनी हैवी होगी उतनी ज़्यादा हीट चाहिए, जितनी पतली होगी जल्दी गर्म हो जाएगी, और तापांतर के भैया कितना टेम्परेचर चाहिए तुम्हें। मान लो अभी 20 पे है, 30 डिग्री सी पे ले जाना है, कम हीट चाहिए पड़ेगी। लेकिन अगर भाई हम कहते हैं 20 से तुम्हें 50 डिग्री सी पे ले जाना है, तो हीट ज़्यादा नहीं चाहिए फिर, समझ रहे? तो एक तो द्रव्यमान पे और एक ताप अंतर पे निर्भर करता है कौन, दी गई ऊष्मा समानुपाती है। अब समानुपाती हटेगा तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आना ही है ना भाई। यहाँ पे कांस्टेंट आता है C, जहाँ पे C जो है उसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, जो कि हर पदार्थ की नियत है। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा अलग है, समझ रहे? लोहे के लिए अलग है विशिष्ट, हर पदार्थ की, जल की, बर्फ़ की, हर एक चीज़ की विशिष्ट ऊष्मा होती है क्या विशिष्ट ऊष्मा, वो आप आगे पढ़ोगे। तो C बराबर बोलो M और डेल्टा T को नीचे भेजो, तो डेल्टा Q बटे में दोनों। अब मान लो कि नीचे वाली चीज़ों को हम 1 कर दें, M का मान 1 kg कर दें और डेल्टा T का मान 1 डिग्री C कर दें, तभी तो परिभाषा निकलेगी ना भाई। डेल्टा T को हिंदी में क्या कहते हो, तापांतर, और M का मतलब क्या है, द्रव्यमान। अच्छा, अगर दोनों 1 कर दिए तो C बराबर में डेल्टा Q आ जाएगा। अब आप खुद ही बनाओ परिभाषा क्या है। C क्या थी भैया, विशिष्ट ऊष्मा। तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, उसको दी गई ऊष्मा के, डेल्टा Q क्या दी गई ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा, तो विशिष्ट ऊष्मा दी गई ऊष्मीय ऊर्जा के ही बराबर होती है जब उस बॉडी का द्रव्यमान कितने kg हो, 1 kg, और ताप में जो वृद्धि है वो कितने डिग्री सी की हो, 1 डिग्री सी की। मतलब वस्तु का द्रव्यमान भी एक आंकर है, 1 किलो की वस्तु होना चाहिए, और उसके टेम्परेचर में वृद्धि भी कितनी करनी हो, केवल 1 डिग्री सी की, समझ रहे? तो फिर तुम्हें हीट देनी पड़ेगी, ऊष्मीय ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। ध्यान रहे, यहाँ केवल हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, अवस्था परिवर्तित नहीं करनी कि तुमको ठोस से द्रव में बन जाए, द्रव से गैस में बन जाए। इतना गर्म नहीं करना है कि उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाए, नहीं समझे? ठोस से द्रव बन जाए या द्रव से गैस। मान लो अपना बर्फ़ है, फ्रिज के अंदर अगर है तो मान लो है 5-10 डिग्री सी पे, अगर हम बर्फ़ को निकाल के बाहर रख दें तो क्या तुरंत पिघल जाती? तुरंत नहीं पिघलती, थोड़ी देर तो स्टैटिक रहेगी ना। जबकि बाहर का टेम्परेचर जाना था भैया 25-30 डिग्री सी है, और अंदर का टेम्परेचर 5 है, नहीं समझे? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया तुरंत लगाने के बाद तुरंत परिवर्तन नहीं आएगा, और जो विशिष्ट ऊष्मा है वो कितने द्रव्यमान के लिए, केवल 1 kg के लिए, और कितने तापांतर में, 1 डिग्री सी में, समझ गए ना? तब जो हमारी जो दी गई ऊष्मा होगी वो बराबर होती है किसके, विशिष्ट ऊष्मा के। हमें अवस्था परिवर्तित नहीं करनी है, समझ? बर्फ़ को निकाल के अगर तुरंत रख दिया अपन ने तो अवस्था परिवर्तित नहीं हुई ना। अभी तो बर्फ़ है, थोड़ी देर में पिघल के ज़रूर बर्फ़ हो जाएगी। जब पिघलने लगेगी तो जो ऊष्मा उसको मिल रही वो अलग नाम है उसका, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं उसको। अभी हमें केवल टेम्परेचर बढ़ाना है। बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ गया ना भाई, पहले कितने पे था, 5 पे, जब फ्रिज में रखा है, निकाल के बाहर रख दिया तो अब वो सराउंडिंग के टेम्परेचर कितने, 25 पे आ गई ना। नहीं समझे बात को? वो अलग चीज़ है कि आप जानते हो कि बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, बर्फ़ का टेम्परेचर कम है, तो वो सराउंडिंग से आसपास से वो हीट को एब्जॉर्व करेगा, क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह ज़्यादा ताप से कम ताप की तरफ होता है हमेशा। हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा,
अधिक ताप से कम ताप की तरफ। ठीक है ना भाई। तो नीचे लिखो। ठीक है, मतलब हमें अवस्था परिवर्तन नहीं करनी है अभी केवल टेम्परेचर बढ़ाना है बॉडी को बस। लोहे को गर्म करो तब तक गर्म करो जब तक कि वो पिघल ना जाए। पिघलने के पहले तक की जो ऊर्जा तुम दे रहे, तो हर किलो को 1 किलो को अगर 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है तो जो तुम ऊष्मा दे रहे टेम्परेचर बढ़ाने में, उसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। समझ गए ना। देखो, अर्थात किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, कॉमा लगाओ, ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान एकांक है ना, एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक परिवर्तन करने के लिए अवशोषित या बहिष्कृत की जाती है। अवशोषित या बहिष्कृत की जाती है। समझ आ गई ना भाई। तो देखो, समझ, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार टेम्परेचर बढ़ाना ही हो 1 डिग्री से। ये डेल्टा टी का मतलब तापांतर है, टेम्परेचर का बढ़ना नहीं है। तापांतर मतलब या तो 1 डिग्री से बढ़ जाएगा या फिर 1 डिग्री से घट जाएगा। अगर बढ़ाना है तो हमें अवशोषित करनी है, अवशोषित का मतलब एनर्जी अब्जॉर्व करनी है, और अगर टेम्परेचर घटाना है तो तुम्हें बहिष्कृत करनी है अपनी एनर्जी को। समझ गए ना। तो किसी भी वस्तु के ताप में अगर 1 डिग्री सी का परिवर्तन करना है या तापांतर करना है, समझ गए ना, यानी कि अपनी या तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है या घटाना है। बढ़ाने के लिए अवशोषित, घटाने के लिए बहिष्कृत। कितने किलो का, 1 किलो का अगर है तो उसमें जो तुम्हें ऊष्मी ऊर्जा में जो परिवर्तन आएगा, समझ गया, उसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट ऊष्मा। समझ गए, ये हो गया। इसके बाद नीचे लिखो, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक या एमकेएस पद्धति में मात्रक, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक या एमकेएस पद्धति में मात्रक, बोलो भैया कितना होगा। डेल्टा क्यू किस में है, जूल में है, ऊर्जा है ना। एम किस में होगा, किलोग्राम में, और डेल्टा टी किस में होता है, डिग्री सी में। जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सी, या फिर जूल बटे किलोग्राम, और डिग्री सी की जगह केल्विन भी आ जाता कहीं कहीं। ठीक है। लो, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक लिख लो, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सी या जूल बटे में किलोग्राम केल्विन, के फॉर केल्विन। हो गया। हो गया ना भाई। ये बताओ, ऊष्माधारता में विशिष्ट ऊष्मा में अंतर समझ में आ रहा है। विशिष्ट ऊष्मा में चाहे जितना हमारे पास तो 100 किलो चीज़ रखी हो, हमें उसका 1 किलो लेना है, और ऊष्माधारता है उसमें पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है हमें 1 डिग्री से। यहाँ केवल विशिष्ट ऊष्मा में केवल 1 किलो के लिए है ये चीज़। समझ गए, विशिष्ट ऊष्मा। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। हेडिंग लिखो, कैलोरीमिति का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिखने को आता है पेपर में। कैलोरीमिति का सिद्धांत। कैलोरीमिति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बोले
देखो, जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है, तो ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में जाने लगती है। उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में जाने लगती है। जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप समान नहीं हो जाएं, कॉमा लगाओ, यह ऊष्मा का स्थानांतरण चलता रहता है। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखो। यदि इस प्रक्रिया में वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा कॉमा लगाओ, दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगी। दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगी। हो गया। लाइन चेंज करके लिखो। नहीं, पहले वही लिख लो, उसी लाइन में लिखो, फिर बाद में लाइन चेंज करना। इसे कैलोरीमिति का सिद्धांत कहते हैं। फुल स्टॉप लगा दो। इसे कैलोरीमिति का सिद्धांत कहते हैं। लिख गया भाई। अब लाइन चेंज करके लिखो। माना कि विभिन्न पदार्थों की दो वस्तुएं ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी। माना कि विभिन्न पदार्थों की दो वस्तुएं ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं। इनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं। स्मॉल m लिखना, क्रमशः m1 तथा m2 हैं। और विशिष्ट ऊष्माएं क्रमशः C1, C2 हैं। C1, C2 हैं तथा ताप क्रमशः T1, T2 हैं। हो गया। और वस्तु ए का ताप T1, वस्तु ए कैपिटल ए बनाना, वस्तु ए का ताप T1, ताप को कैपिटल टी से लिखना हो तो कैपिटल से लिख लो, स्मॉल से लिखना है स्मॉल से लिखो। कैसे कैपिटल से लिखो, चलो।
वस्तु कैपिटल ए का ताप T1, कॉमा वस्तु बी के ताप T2 से ऊंचा है। लिख गया। वस्तु कैपिटल ए का ताप T1, वस्तु बी के ताप T2 से ऊंचा है और दोनों को संपर्क में रखने के पश्चात 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 दोनों को संपर्क में रखने के पश्चात संपर्क में रखने के पश्चात ताप T हो जाता है। ताप T हो जाता है। लिखो भाई, मतलब डायग्राम बनाओ। कैपिटल डी से लिखवाया ना हमने, ये लो। बनाओ। यह पूर्व स्थिति और यह ऊष्मा स्थानांतरण के बाद की स्थिति। यह है वस्तु कैपिटल ए और यह है वस्तु कैपिटल बी। नोट करो इसे पहले।
हो गया भाई सबका। चलो समझो, देखो एक ही बॉडी है, वस्तु है, यह है वस्तु पी। कौन सा सिद्धांत पढ़ रहा है? कैलोरीमिति का। कैलोरी किसका मात्रक है? ऊर्जा का। समझ गए? और यहाँ पे ऊर्जा कौन सी यूज कर रहे हैं हम? ऊष्मा। एक तरह से ऊष्मा के बारे में कुछ एक नियम है। क्या नियम है? एक वस्तु का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान m2 है, इनकी विशिष्ट ऊष्मा c1 है, इनकी विशिष्ट ऊष्मा c2 है। और भैया इस बॉडी का टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। जहाँ T1 बड़ा है T2 से, जिसकी तरह मुँह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो ये T1 है वो बड़ा है किससे? T2 से। ठीक है। अब सोचो अगर हमने इन दोनों को कांटेक्ट में रखा तो क्या होगा? कांटेक्ट में रखते ही इधर से इधर तक ऊष्मा का प्रवाह होगा, ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ, और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। समझ गए? ना ये देने लायक हो ना ये लेने लायक हो। कितना ताप हो गया? T ताप। ठीक है। और इस स्थिति में वस्तु A द्वारा जो दी गई ऊष्मा है और जो वस्तु B द्वारा ली गई ऊष्मा है वो दोनों कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेकिन बेटा तभी होंगे जब वातावरण जो है वो इन दोनों से कोई एनर्जी ना ले। तुम खुद सोचो, ये खुलेआम पैसा बांट रहा है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये दे रहा है इसको टेम्परेचर, लेकिन आसपास की भी तो वायु है, वो भी तो इससे लेगी भाई। खुला बैंक रखा हुआ है, चाहे जो लूटो। तो वातावरण भी कुछ एनर्जी ले लेता है। तब हम नहीं कह सकते कि भैया वस्तु ए ने जितनी दी है और वस्तु बी ने उतनी ले ली। समझ गए ना? दोनों की दी गई ऊर्जा और ली गई ऊर्जा तब बराबर होंगी जब आसपास का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो हमारी कोई एनर्जी एब्जॉर्ब ना करे, ना ले हमसे एनर्जी। समझ गए? तो भाई इतना सा नियम है, जिसका ताप ज़्यादा होगा, जिसका ताप कम होगा, तो ज़्यादा ताप से कम ताप की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और अगर वातावरण कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तब जो वस्तु ए द्वारा दी गई ऊष्मा है वो वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा होगी। Q1 बराबर Q2। अब अभी तुम्हें पढ़ाया Q बराबर क्या होता? MS डेल्टा टी, MC डेल्टा टी देखो, या CM डेल्टा टी देखो, अभी विशिष्ट ऊष्मा में लिखवाया ना, वहीं से तो निकला था C बराबर Q बटे में M डेल्टा टी। ये फॉर्मूला रट लो भाई, Q बराबर CM डेल्टा टी या MC डेल्टा टी, ऐसा चाहिए वो। समझ गए ना? तो Q1 पहले वाली के लिए देखो टेम्परेचर M1 C1, इस पे बाद में बात कर रहे हैं। दूसरी वाली के लिए द्रव्यमान M2 और C2। अब इनकी बात करो। ये क्या लिखा देखो, डेल्टा टी, ताप में अंतर। इसका टेम्परेचर पहले कैपिटल T था, सॉरी T1, ठीक है। बाद में कितना हो गया? T। टेम्परेचर गिर गया होगा कि और बढ़ गया होगा? भाई वो देने वाला है, उसका बैंक तो खाली होना ही है। इसका मतलब उसका टेम्परेचर गिरेगा जब वो किसी को अपनी ऊष्मा दे रहा, तो इसका मतलब है T1 ज़्यादा रहा होगा, और जो बाद में दोनों का टेम्परेचर हो गया T वो कम है, तो T1 में से T घटाओ, तब आएगा तापांतर। मतलब ज़्यादा ताप में से कम ताप घटाना है, वो तुम्हें समझने कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा किसका कम। ये शुरू में देने वाला था तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई था T1, और इन दोनों का टेम्परेचर बाद में जो हो गया वो तो कम ही होगा ना यार। तो T1 से T आए तो T1 माइनस T। अच्छा इधर आओ, ये तो पहले ही से भिखारी हैं T2, टेम्परेचर कम था इनका तो टेम्परेचर बढ़ गया होगा इसकी मदद से। तो ये कैपिटल T जो है, बाद में M2 का टेम्परेचर कितना है भैया? T। पहले था T2, तो T बड़ा है T2 छोटा है, इनमें से इन्हें घटा दो। समझ गया? ये डेल्टा T इधर, ये इधर, ज़्यादा ताप में से कम ताप घटाना है। समझ गया? जैसे हमने कहा एक का टेम्परेचर 25 डिग्री C है, एक का 15 डिग्री C है, और बाद में हो गया दोनों का 20 डिग्री C। तो 25 में से 20 घटाओगे, ये बीच वाला टेम्परेचर है, ये कैपिटल T है, ये T1 है, ये T2 है। तो यहाँ T1 में से T घटाओ पहली बॉडी के लिए, वो तापांतर है, और दूसरी बॉडी के लिए T में से T2 घटाओ। समझ गए? ये लिखा, बड़े में से छोटा घटाना, यही अपना कैलोरीमिति का सिद्धांत है। चलो कल मिलते हैं, जिनकी फ़ीस जमा नहीं हुई फ़ीस जमा करो अपनी समय से।